तो ये कहानी शुरू होती है माइक नाम के एक आदमी से, जो कि एक हॉरर नोवेलिस्ट था, जिसकी अभी लॉन्च हुई एक बुक टेंट हॉन्टेड होटल्स काफ़ी पॉपुलर हो चुकी होती है, जिसमें से वो ऐसे कई हॉन्टेड होटल्स में जाकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है। अब जो कि उसकी बुक काफ़ी चर्चे में आ चुकी होती है, तो उसे बहुत सारे होटल से इनविटेशन मिलता है, जहां जाकर वो अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस को अपने नेक्स्ट बुक में लिख सके। तभी वो एक होटल पहुंचता है, जहां के स्टाफ उन्हें अपने होटल के हॉरर किस्सों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे वो आसानी से समझ भी जाता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ अब तक कई होटल कर चुके होते हैं। सुबह वहां से चेकआउट करने के बाद माइक एक लाइब्रेरी जाकर अपने बुकों की एक ऑटोग्राफ सेशन करता है, जिसमें से वहां कुछ लोग आकर उससे उसके आगे आने वाली बुकों के बारे में पूछते हैं। सेशन एंड होने पर कई लोग उससे उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, जिनमें से एक लड़की उससे एक पुरानी बुक द लॉन्ग्स रोड होम पर उसका ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे देखकर वह बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि ये उसकी बहुत ही पुरानी लिखी हुई किताब होती है। तभी वो लड़की माइक से पूछती है कि क्या इस किताब में फादर सन की रिलेशनशिप रियल लाइफ में आप और आपके फादर से इंस्पायर्ड होकर लिखी होती है, जिसमें से माइक उससे ना कहता है। अब हमें ऐसा व्यू दिखाया जाता है माइक की फैमिली रिलेशनशिप, जो कि अब कुछ खास नहीं होती है। माइक और उसकी वाइफ लिली की एक बेटी, जिसका नाम कैटी होता है, वो एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो जाती है, जिसका दोषी वो सिर्फ लिली को मानता है। माइक के फादर उसे लिली के साथ रहने के लिए कई बार समझाते थे, पर अब माइक काफी हद तक अपनी बेटी की मौत से अंदर तक टूट चुका होता है, इसीलिए वो फादर को ओल्ड एज होम भेजकर खुद अकेले रहने लगता है। और तभी से वो हॉन्टेड प्लेस पर विजिट कर अपने बुक में अपना एक्सपीरियंस लिखता रहता है। अब लाइब्रेरी से निकलकर माइक सी साइड जाकर सर्फिंग करने लगता है, पर सर्फिंग के दौरान एक बड़ी सी लहर के कारण पानी में डूब जाता है। पर माइक की आंखें खुलने पर वो खुद को समुद्र के किनारे पाता है। वहां से सही सलामत निकलने पर वो एक पोस्ट ऑफिस जाता है, जहां माइक को उसके फैंस ने बहुत से लेटर दिए होते हैं। तभी उनमें से एक लेटर में माइक को न्यूयॉर्क में एक डॉल्फिन होटल के बारे में पता चलता है, जिसमें लिखा था कि डू नॉट एंटर रूम नंबर 1408, जिसके नीचे 13 लिखा होता है, जो कि 1408 का सम होता है। अब हमें पता है कि यूएसए में बहुत सारे लोग 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग में 13 फ्लोर को 14 लिखा जाता है। अब इस लेटर को देखकर माइक बहुत क्यूरियस हो जाता है और वो उस होटल में रूम नंबर 1408 को बुक करने के लिए कॉल करता है, जिसमें माइक रूम नंबर 1408 को बुक करने के लिए कहता है, जिसमें दूसरी ओर वो होटल का स्टाफ उसे नॉट अवेलेबल कहता है। पर माइक उसे किसी भी हाल में आज, कल, इस महीने या किसी भी महीने में उस रूम को बुक करने के लिए कहता है, जिस पर वो स्टाफ कॉल को काट देता है। माइक रूम नंबर 1408 की डिटेल्स इंटरनेट से निकालता है, जिसमें से उसे पता चलता है कि उस होटल में 95 इयर्स में 56 डेथ हो चुकी होती है, और सारी डेथ उसी रूम नंबर 1408 में हुई होती है। और उसे ये भी बात पता चलती है कि सारी डेथ उस रूम में सिर्फ 1 घंटे के अंदर हुई होती है, जिसके कारण 1408 को एक शापित कमरा माने जाने लगा था। अब इन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर माइक और भी ज्यादा रूम नंबर 1408 को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही न्यूयॉर्क जाकर उस होटल में रूम नंबर 1408 को बुक करने के लिए कहता है। अब वहीं खड़ी उस होटल की रिसेप्शनिस्ट होटल के मैनेजर को कॉल करती है और माइक को उनसे मिलने के लिए कहती है। माइक उस होटल मैनेजर से रूम नंबर 1408 को बुक करने के लिए कहता है, पर वो मैनेजर माइक को समझाते हैं कि अब तक उस कमरे में जो भी गया है वो बहुत ही बुरी मौत का सामना किया है। वो माइक को ये भी ऑफर करते हैं कि वो उनके होटल के सबसे लग्जरियस रूम में स्टे कर सकता है और अपनी बुक में रूम नंबर 1408 में स्टे करने की झूठी कहानी भी लिख सकता है, और ये सब वो किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके साथ वो माइक को एक बहुत ही महंगी शराब भी ऑफर करते हैं, जिस पर माइक उन्हें यही कहता है कि उसे किसी भी हालत में उस रूम में स्टे करना है। अब और कोई चारा ना देखकर वो उसे रूम नंबर 1408 की कमरे की चाबी दे देते हैं और उसके साथ उस कमरे के बाहर तक माइक को छोड़ने आते हैं। लेकिन वो मैनेजर माइक एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि वो अंदर ना जाए, जो कि माइक उसे नजरअंदाज कर देता है। अब माइक रूम के अंदर पहुंच जाता है और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर रहा होता है, और कुछ ही देर बाद माइक उसी मैनेजर की दी हुई ड्रिंक को पी रहा होता है कि अचानक से उसके पास रखी हुई एक डिजिटल क्लॉक रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से एक सॉन्ग बजता है, दैट्स व्हाट वी हैव ओनली जस्ट बिगेन, जिससे 5 मिनट के लिए माइक डर जाता है। अब माइक ड्रिंक को खत्म कर लेता है और नोटिस करता है कि उस रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर माइक होटल के रूम सर्विस को कॉल करता है और उनको इस रूम के टेम्परेचर को जल्दी से सही करने के लिए कहता है। अभी कुछ ही देर बाद वहाँ एक टेक्नीशियन आता है, जो कि रूम में एंटर करने से डर रहा होता है, इसीलिए वो माइक को बाहरी से ही उस टेम्परेचर डिवाइस के रेगुलेटर को सही करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। और काम खत्म
खत्म होते ही वो टेक्नीशियन वहां से तुरंत भाग जाता है। माइक अब एक बेड पर रेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी माइक के पास रखा हुआ वही रेडियो में फिर से वही सॉन्ग प्ले होने लगता है। उसी रेडियो में अब 60 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर माइक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो आज तक कभी भी किसी भी हॉन्टेड होटल में इतनी ज्यादा सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को नहीं देखा होता है। अब माइक खुद को रिलैक्स करने के लिए विंडो के बाहर देख रहा होता है कि तभी अचानक से उस विंडो की डोर जाकर माइक के हाथ पर गिर जाता है, जिससे माइक को बहुत तेज चोट लग जाती है और उसके हाथों से बहुत खून निकलने लगता है। वो तुरंत जाकर अपने हाथों को वॉश बेसिन में धुलता है कि तभी अचानक से उस टैप से बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलने लगता है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। तभी उस कमरे में रखा हुआ टेलीफोन में माइक को कॉल आता है। माइक को लगता है कि शायद इस होटल के रूम सर्विस का कॉल होगा, इसीलिए वो तुरंत ही फोन को उठा लेता है। लेकिन फोन उठाने पर उसे किसी घोस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसे माइकल उस फोन को तुरंत ही काट देता है। माइकल अब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे उसकी फैमिली के अच्छे मेमोरीज की याद आनी शुरू हो जाती है, जो कि उसके सामने रखे हुए टेलीविजन में भी कास्ट होने लगता है। माइक अब उस रूम से एस्केप होने के लिए उस रूम की विंडो से बाहर निकलने लगता है। उसके आगे बढ़ते वक्त वो नोटिस करता है कि वो बिल्डिंग की वॉल पर उसके रूम की विंडो छोड़कर और कोई विंडो होती नहीं है, जिसके कारण वो वापस उसी रूम के अंदर आ जाता है। माइक अब उस रूम में लगे एयर डक्ट की मदद से भागने को सोचता है और वो अगले ही रूम की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से माइक का पीछा एक घोस्ट करने लगता है, जिसे भागकर वो एक रूम में कूद जाता है, जो कि और कोई नहीं रूम नंबर 1408 था। अब माइक को यकीन हो जाता है कि वो कभी भी इस रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ती है और वो एक लैपटॉप निकालता है और अपनी वाइफ लिली को कॉल करता है। कॉल उठाते ही माइक लिली को हर चीज़ साफ साफ बता देता है और उसे पुलिस को जल्द से जल्द भेजने के लिए कहता है। लिली माइक को इतना सीरियस देखकर तुरंत ही पुलिस को कॉल कर डॉल्फिन होटल पहुंचने के लिए कहती है। वहीं अब माइक के रूम का टेम्परेचर गिरता जा रहा होता है, जिसके कारण उसके रूम में बर्फ जमना शुरू हो जाती है। माइक ठंड के कारण एक ब्लैंकेट को खुद पर ओढ़ लेता है। तभी उसे लिली का कॉल आ रहा होता है। फोन उठाते ही लिली को माइक बताती है कि उस होटल के रूम नंबर 1408 में पुलिस पहुंच चुकी थी, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला है। ये सब सुनकर माइक वहीं रोना शुरू कर देता है। तभी माइक की वीडियो की जगह एक माइक जैसी इमेज लिली से बात करने लगती है और वो इमेज लिली को रूम नंबर 1408 में इनवाइट ही कर रही होती है, जिसे देखकर माइक तुरंत ही उस लैपटॉप को फेंक कर तोड़ देता है, जिसके कारण उस रूम में एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और उस रूम की दीवार पर क्रैक आ जाता है, जिससे उस रूम में ढेर सारा पानी लीक करने लगता है। इन सब से तंग आकर माइक एक जहाज वाली पेंटिंग को एक रॉड से तोड़ देता है, जिससे उस पूरे रूम में पानी भर जाता है। अब माइक की आंखें खुलती हैं और वो खुद को वापस उसी समुद्र के किनारे पाता है। वहाँ कुछ लोग माइक को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ दिन उसे रिकवर होने में लग जाता है। अब माइक से मिलने उसकी वाइफ लिली आती है। माइक लिली को रूम नंबर 1408 के बारे में बता ही रहा होता है, जिस पर लिली बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि माइक उसे बताता है कि वो इतनी देर से डॉल्फिन होटल के रूम में फंस गया होता है, पर असल में कई दिनों से इसी होटल में ही एडमिट था। जिसको सुनकर माइक भी हैरान हो जाता है और उसे एक अपना बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश करता है। माइक अब अपनी वाइफ के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और साथ ही वो अपने फादर के साथ अपने पुराने रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन माइक अभी भी अंदर से उस रूम के थॉट्स को सोच कर ही डरा हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे थॉट्स एक बुक में लिखेगा, जिससे उसका माइंड काम हो सके। माइक के बुक को पूरा लिखते ही वो तुरंत ही उस बुक को पब्लिश करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो अपने बुक को पब्लिशिंग सेंटर को मेल के थ्रू भेज सके। पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वहां कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पर माइक वहां एक ऐसी चीज देख लेता है जिसके कारण उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसे वहां पता चलता है वो कंस्ट्रक्शन करने वाले सारे लोग और कोई नहीं उस होटल के स्टाफ होते हैं। ऐसा माइक के देखते ही वो लोग अचानक उस पोस्ट ऑफिस की दीवारें को तोड़ने लगते हैं, जिससे माइक वहां से तुरंत निकलकर एक डोर से बाहर निकलता है और वो वापस उसी रूम में पहुंच जाता है। माइक अब बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने वाइफ और फादर के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होता है वो सब असल में एक छलावा होता है। कि तभी माइक को उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है और उसे पीछे पलटते ही वो कैटी को अपने आंखों के सामने देखता है, जिससे वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। माइक अपनी बेटी को अपने गोद में उठाता है कि तुरंत ही वो उसके बाहों में अपना दम तोड़ देती है और उसकी लाश धूल में बदल जाती है, जिसके कारण वो वहां फूट फूट कर रोने लगता है। अब माइक इस रूम के बारे में पूरी तरह से समझ गया होता है कि ये रूम इंसान की बुरी यादों से खेलकर उनको मौत तक ले जाने की कोशिश करता है
और तभी वहीं रखी हुई डिजिटल क्लॉक में 60 मिनट का काउंटडाउन पूरा हो जाता है। माइक को उस रूम में रखे हुए उसी फोन में फिर से कॉल आता है, जिसमें से उसे एक भूत उसे बताता है कि अब उसके पास 2 रास्ते हैं, जिसमें से वो चाहे तो वो सारी बुरी यादों को फिर से वापस जिए और ये हमेशा उसके साथ चलता रहेगा, या फिर वो तुरंत ही सुसाइड कर ले, जिससे वो अपने दर्द से आजाद हो पाएगा। माइक फोन को रखकर अच्छी तरह से ड्रेसअप हो करके एक वाइन में अपने रुमाल को डालता है और उस रुमाल में वो आग लगा देता है, जिससे वो एक दीवार की ओर फेंक देता है। उस पूरे कमरे में आग लग जाती है। पूरा होटल में फायर अलार्म सिस्टम बज जाता है, जिससे सभी लोग उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। तभी उस होटल के बाहर माइक की वाइफ लिली पहुंच जाती है, जिसे होटल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। माइक अब अपने चारों तरफ आग को देखकर जोर से हंसता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस रूम से कभी बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए वो अपने मौत से इस रूम को तबाह करके मरेगा। रूम में अब बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल आग लग जाती है, जिसमें से माइक की मौत हो जाती है और उसमें फंसे सारी आत्माओं को आजादी मिल जाती है और इसी रूम से रूम नंबर 1408 अब खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में उस होटल के मैनेजर माइक की वाइफ को माइक के बचे हुए सामान को वापस देने आता है, जिससे लिली उसे रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि वो माइक से जुड़ी दर्द वाली यादों को दूर रखना चाहती है। अब वो मैनेजर वापस अपने कार में आकर माइक की रिकॉर्ड हुई कैसेट को प्ले करता है, जिसमें उसे कैटी की भी आवाज सुनाई देती है। रियर व्यू मिरर में देखते ही वो मैनेजर की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि उसके पीछे सीट पर माइक की जली हुई लाश दिखाई देती है, जो कि अचानक से गायब हो जाती है। तभी उसकी नजर एक बेटी और पिता पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि अब माइक अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी है। वही माइक अभी भी उसी रूम में होता जिससे उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है और माइक अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है।